नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में विश्व के भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज का सबसे पहला टॉपिक है महासागर एवं सागर प्रवाल भित्ति, द ओशियन एंड सी और कोरल रीफ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। इसमें सबसे पहला टॉपिक है महासागर। इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है कि कैरेबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का जो तटीय क्षेत्र है, यही मच्छर तट के नाम से जाना जाता है, और ये विकल्प बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। तो ध्यान रखेंगे, कैरेबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र मच्छर तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अटलांटिक महासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन इसमें सही नहीं है उसको चयन करिए। तो देखिए, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और पहले स्थान पर कौन है? प्रशांत महासागर। क्लियर है? अगला स्टेटमेंट है कि अटलांटिक महासागर पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर संपूर्ण जल राशि का लगभग 23.5% भाग आच्छादित करता है, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यानी यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। जरा अन्य ऑप्शन को भी देख लीजिए। अगला कह रहा है कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में जो आर्कटिक महासागर है, वहां से ये स्टार्ट होता है और दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो अटलांटिक महासागर है, ये उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। क्लियर है? तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि अटलांटिक महासागर सर्वाधिक खारा महासागर है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो इस प्रकार यहाँ पर आपको ऐसा स्टेटमेंट चयन करना था जो सही नहीं है, तो वो है विकल्प बी। क्लियर है? अगला देखिए। आइए जरा अटलांटिक महासागर को डिटेल में कवर करते हैं। ये जो अटलांटिक महासागर है, अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि संपूर्ण जल राशि का ये 23.5% भाग पर ये आच्छादित है। अगर हम विश्व के जो 5 महासागर हैं उनकी स्थिति को देख लें, तो यहाँ पर प्रशांत महासागर जल भाग का 44.7%, अटलांटिक महासागर जल भाग का 23.5%, हिंद महासागर जल भाग का 19.5% और आर्कटिक महासागर जल भाग का 4.3% आच्छादित है और अन्य सागर में 6.1%। क्लियर है? देखिए, यहीं पर अटलांटिक महासागर के बारे में जरा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं ताकि जो और संभावित प्रश्न हैं उनको भी कवर कर लें। देखिए, जो अटलांटिक महासागर, इसके संदर्भ में एक प्रश्न पूछा गया कि वो कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अल्फाबेट के समान है। तो ध्यान रखिएगा, वो है अटलांटिक महासागर। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो अंग्रेजी के एस के समान है। क्लियर है? यहां पर अगर हम बात कर लें अटलांटिक महासागर की अवस्थिति की, तो ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। क्लियर? और अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है और अटलांटिक महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्लियर? तो ये तो आपको स्थिति पता चल गई। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक महासागर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है मध्य अटलांटिक कटक। याद रखिएगा, ये जो मध्य अटलांटिक कटक है, इसका विस्तार उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक है और ये जो लंबाई है वो है 14,400 किलोमीटर। क्लियर है? तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि मध्य अटलांटिक कटक जिसका विस्तार उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक है। क्लियर? फिर यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में जो मध्य अटलांटिक कटक है, इसको डॉल्फिन उभार के नाम से जानते हैं और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य अटलांटिक कटक है, उसको चैलेंजर उभार के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहां पर ये मत सोचिएगा कि ये बहुत अतिरिक्त फैक्ट है, याद रखिएगा यहां से प्रश्न बना है। क्लियर? तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। यहां एक बात और याद रखिएगा कि आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो मध्य अटलांटिक कटक है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विविल टॉमसन कटक। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि विविल टॉमसन कटक क्या है, तो आपका जवाब होगा कि आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो मध्य अटलांटिक कटक है, इसी को विविल टॉमसन कटक कहा जाता है। और याद रखिएगा, ग्रीनलैंड के दक्षिण में ये जो मध्य अटलांटिक कटक है, ये चौड़ा हो जाता है और इसी को कहते हैं टेलीग्राफिक पठार। क्लियर? तो ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें अटलांटिक महासागर के जो उसमें द्वीप प्रमुख हैं उनकी, तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर में जो प्रमुख द्वीप हैं उसमें केनारी द्वीप है, सेंट हेलेना द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसके अलावा आइसलैंड द्वीप है, फिर ट्रिनिडाड है और टोबैगो द्वीप है। क्लियर है? ट्रिनिडाड और टोबैगो द्वीप है, बरमूडा द्वीप है। क्लियर है?
अर्जोस द्वीप है, तो इनके नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि अटलांटिक महासागर में जो प्रमुख बैंक है, जैसे ग्रैंड बैंक, जॉर्जेज बैंक, डॉगर बैंक, ये कहां पर है? अटलांटिक महासागर में। क्लियर है? तो इनको भी ध्यान रखेंगे। जैसे अटलांटिक महासागर में आपसे गर्त पूछ ले, तो याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण अटलांटिक महासागर में गर्त है उसका नाम क्या है? प्यूर्टो रिको। क्या नाम है? प्यूर्टो रिको। इसकी जो गहराई है वो कितना है? 9,392 मीटर। 9,392 मीटर प्यूर्टो रिको। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात कर लें अटलांटिक महासागर में गर्त की, तो इसके अलावा रोमांस गर्त है, केमन गर्त है, सैंडविच गर्त है, नेरेस गर्त है। ये सभी गर्त कहाँ के? अटलांटिक महासागर में। क्लियर? तो इतनी बातें आपको कम से कम ध्यान में रखनी है अटलांटिक महासागर की। ये सभी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद महासागर के संबंध में सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट करा है कि यह पृथ्वी की सतह का 20% जल रखता है, तो ये बिल्कुल सही है कि हिंद महासागर पृथ्वी की सतह का 20% जल रखता है। क्लियर है? अगला करा है कि यह 3 महाद्वीपों को छूता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा हिंद महासागर जिन 3 महाद्वीपों को छूते हैं वो कौन सा है? उसमें एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका है। अगला करा है कि इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी के दक्षिणी छोर पर है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान रखिएगा हिंद महासागर की जो उत्तरी सीमा है ये फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर स्थित है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला डी स्टेटमेंट में लिख रहा है कि यह अटलांटिक महासागर से 20 अंश देशांत तक सीमा बनाता है। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो हिंद महासागर है वो 20 अंश पूर्वी देशांतर के द्वारा अटलांटिक महासागर से पृथक होता है। क्लियर है? तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, आइए जरा हिंद महासागर के बारे में डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पे आपने प्रशांत महासागर देखा, दूसरे पर अटलांटिक महासागर और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर। और याद रखिएगा पृथ्वी की सतह का 20% जल रखता है हिंद महासागर। क्लियर है? और हिंद महासागर 3 महाद्वीपों एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को छूता है। और हिंद महासागर की उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर अर्थात 30 अंश उत्तरी अक्षांश के सहारे निर्धारित होती है। स्पष्ट हो गया? और दूसरी बात कि जो हिंद महासागर है ये 20 अंश पूर्वी देशांतर के द्वारा अटलांटिक महासागर से पृथक होता है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे हिंद महासागर के संदर्भ में। क्लियर है? अगर हम बात कर ले हिंद महासागर की अवस्थिति की, तो याद रखिएगा इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। क्लियर? ये स्पष्ट हो गया? याद रखिएगा हिंद महासागर का जो उत्तरी किनारा है वो विकसित न होने और उसके कटा फटा होने के कारण इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। किसको? हिंद महासागर को। अगर हम बात कर लें हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप की, तो याद रखिएगा हिंद महासागर में प्रमुख द्वीप में मेडागास्कर है, आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप है, मालदीव द्वीप है, डियो गार्सिया द्वीप है, रीयूनियन द्वीप है हिंद महासागर में, जंजीबार द्वीप है, एक प्रश्न बहुत फेमस पूछा गया सेशल्स द्वीप है, कॉमोरस द्वीप है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इनको, ये सब महत्वपूर्ण है जो द्वीप जो कि हिंद महासागर में है। अगर हम बात कर लें, एक प्रश्न पूछा गया कि वो कौन सा महासागर है जिसकी उत्तरी सीमा पर कर्क रेखा है, तो ध्यान रखिएगा हिंद महासागर की उत्तरी सीमा पर कर्क रेखा है। क्लियर? एक प्रश्न और हिंद महासागर के संदर्भ में बहुत पॉपुलर है, 90 डिग्री ईस्ट रीज। क्या है? 90 डिग्री ईस्ट रीज। क्लियर है? और उससे संबंधित कौन है? हिंद महासागर। 90 डिग्री ईस्ट रीज से हिंद महासागर। क्लियर है? ये बात स्पष्ट तौर पर आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात कर लें हिंद महासागर के प्रमुख गर्त की, क्लियर है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है, तो जैसे अभी आपने देख लिया पिछले प्रश्न में अटलांटिक महासागर के बारे में, तो यहां पर अगर हम बात करें हिंद महासागर के गर्त में, तो सुंडा गर्त याद रखेंगे। इसके अलावा डायमेंटिया गर्त, ये भी कहां पर? हिंद महासागर में। मॉरिशस गर्त, ओब गर्त याद रखिएगा, ये बहुत प्रश्न पूछा गया, ओब गर्त हिंद महासागर में। अमीरांटे गर्त, ये कहां पर है? ये भी हिंद महासागर में। क्लियर है? तो ये सभी गर्त आप ध्यान में रखेंगे हिंद महासागर के संदर्भ में। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, हिंद महासागर के अगर प्रमुख कटक की बात कर लें, तो जैसे चैगोस कटक बहुत फेमस है, एम्स्टर्डम, चेसलीज कटक। क्लियर है? इसके अलावा सोकोन्ना कटक, मेडागास्कर, करगुलेन गासवर्ग, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कटक है, यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, वो है कार्ल्सबर्ग कटक। देखिए हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग कटक को मत भूलिएगा। ठीक है? क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि यहां से 2 प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया कि भारत और अफ्रीका के मध्य में कौन सा कटक है, तो आप क्या बोलेंगे? कार्ल्सबर्ग कटक। और एक प्रश्न ये पूछा गया कि उस कटक का नाम बताइए जो अरब सागर को 2
बराबर भागों में विभाजित करता है। तो याद रखेंगे कार्लसबर्ग कटक। क्लियर है? ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे कार्लसबर्ग कटक के बारे में। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जरा प्रशांत महासागर के भी संदर्भ में, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16,572 करोड़ वर्ग किलोमीटर। प्रशांत महासागर आकृति त्रिभुजाकार और इसकी औसत गहराई 4,572 मीटर, चौड़ाई है 16,000 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 14,880 किलोमीटर। क्लियर है? याद रखिएगा प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्लियर है? और सर्वाधिक द्वीप इसी महासागर में है। किसमें? प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा इसके पश्चात क्षेत्रफल और विस्तार के आधार पर क्रमशः अटलांटिक महासागर आता है, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर आता है। यानी ये जो क्रम बताया गया है क्षेत्रफल और विस्तार के आधार पर, उसमें नंबर 1 पर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथा नंबर है अंटार्कटिक महासागर का और अगला है आर्कटिक महासागर। क्लियर है? अगला देखिए, हाँ यहाँ पर कुछ बातें जरा प्रशांत महासागर के बारे में भी देख लीजिए। जैसे प्रशांत महासागर की पहले स्थिति को क्लियर करिए कि कहाँ पर है, इसके अगल बगल की बाउंड्री क्या है। तो देखिए प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में आप पैसिफिक ओशियन कहते हैं, इसके पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्लियर है? और आपने ये भी देख लिया, अभी ऊपर ये पढ़ा है कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें प्रशांत महासागर में जो प्रमुख द्वीप समूह हैं, जैसे जापान द्वीप समूह, क्लियर है, इसके अलावा इंडोनेशिया द्वीप समूह, मेलानेशिया द्वीप समूह, ये भी प्रशांत महासागर, इसके अलावा माइक्रोनेशिया द्वीप समूह, पोलिनेशिया द्वीप समूह, याद रखिएगा मकाओ द्वीप, ये भी ध्यान रखेंगे प्रशांत महासागर के संबंध में, हांगकांग द्वीप, क्यूराइल द्वीप, फिलीपींस द्वीप समूह। और एक बात और याद रखिएगा, फिलीपींस का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा गया है, लुजोन। क्या नाम है? लुजोन। तो ध्यान रखिएगा लुजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है? इसके अलावा आप प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया द्वीप को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? और प्रशांत महासागर में जो गर्त आपको देखना है, प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है, वो है मेरियाना गर्त। याद रखिएगा इस मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। क्लियर है? और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। क्लियर है? और इसकी गहराई कितनी? 11,022 मीटर। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अच्छा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन सभी की चर्चा हो गई। एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे, कि ये पूछा जा सकता है कि किस ड्यूरेशन को सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के रूप में चिन्हित किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक किसको चिन्हित किया गया है? तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक चिन्हित किया गया। कब से कब तक? 2021 से 2030 तक। क्लियर है? ये स्पष्ट याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि वर्मुडा त्रिभुज अवस्थित है कहां पर? तो देखिए जो वर्मुडा त्रिभुज है, अभी आपने इस बात को पढ़ा भी है। अब देखिए यही है कि अगर आपने एक बार डिटेल में उसको देख लिया तो अब यहां से जो भी प्रश्न बनने हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। अब स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में आ रहा होगा कि वर्मुडा त्रिभुज कहां पर? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में कहां पर? तो याद रखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में वर्मुडा त्रिभुज अवस्थित है। क्लियर है? आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में वर्मुडा त्रिभुज अवस्थित है। कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो देखिए वर्मुडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में तो है। अब अगर हम उसमें स्पेसिफिक देखें तो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में ये वर्मुडा त्रिभुज अवस्थित है। इसका त्रिभुजाकार क्षेत्र फ्लोरिडा, वर्मुडा और प्यूर्टो रिको नामक द्वीप के मध्य पाया जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे ये जो वर्मुडा त्रिभुज है वो किससे बन रहा है, किसके मध्य में आ रहा है? तो याद रखेंगे फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के नामक द्वीप के मध्य में। और एक बात और याद रखिएगा कि जो वर्मुडा त्रिभुज का विस्तार है वो 25 डिग्री से 40 डिग्री और 55 डिग्री से 85 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच अवस्थित है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रिंग ऑफ फायर संबद्ध है किससे? तो देखिए रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है? तो याद रखेंगे ये ज्वालामुखी, भूकंप और साथ ही साथ ये कहां पर है? प्रशांत महासागर। तो यहां पर आप 1, 2, 3 ये जंगल की आग से संबंधित नहीं है। सबसे पहली बात तो यहां पर ये चौथा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहां पर डी विकल्प खत्म, सी विकल्प खत्म। क्लियर है? और यहां पर भूकंप भी शामिल होगा तो यहां पर ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं।
देखिए प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में ज्वालामुखी की संख्या अत्यधिक पाई जाती है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पर विनाशकारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं और विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग जो है इस प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों और समुद्री द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है, यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन कहा जाता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये पेटी अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला व उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। क्लियर है? तो ये आपने देख लिया कि ये जो फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन है, इसका विस्तार कहां से कहां तक। क्लियर है? तो ये पूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है सागर, और सागर के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है कि सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सारगैसो समुद्र है उसकी विशिष्टता क्या है? वहां पर पाई जाने वाली विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सारगैसो सागर है ये कहां पर है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें इसके अगल बगल, तो याद रखेंगे सारगैसो सागर, ये जो सागर है पश्चिम में इसके गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विस्वती धारा से ये घिरा हुआ है। याद रखिएगा, इस क्षेत्र में सारगैसम नामक वनस्पति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। यही कारण है कि इसका नाम सारगैसो सागर पड़ गया। क्लियर है? तो ये बात तो स्पष्ट हो गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि महासागरों में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं और जब गर्म और ठंडी जलधाराएं का एक जगह मिलन होता है तो वहां पर एक वनस्पति बहुत मात्रा में पाई जाती है जिसको कहते हैं प्लैंकटन, और इस स्थान पर मछली पालन का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित लवणों में से सागरी जल लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है? तो याद रखेंगे, सागरी जल लवणता में जो सर्वाधिक योगदान है वो है सोडियम क्लोराइड की। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा कि सागरीय जल लवणता में जो अधिकतम योगदान है वो किसका है? सोडियम क्लोराइड का। क्लियर है? यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागर में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नीचे उन 7 प्रकार के लवण के नाम और उनकी प्रतिशत उपलब्धता ये दिया गया है, इसको भी देख लीजिए जरा। देखिए, सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया किसकी उसमें इन्वॉल्वेशन है? तो याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड की। कितने परसेंट? 77.8%। दूसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है 10.9%, यानी लगभग 11%। अगला है मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%। अगला है कैल्शियम सल्फेट जो कि 3.6% है। पोटेशियम सल्फेट जो कि 2.5% है। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, और अगला है मैग्नीशियम ब्रोमाइट 0.2%। ये 7 प्रकार के महत्वपूर्ण लवण यहां पर पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसमें आपको मिनिमम 5 याद रखने हैं। सर्वाधिक क्या है? सोडियम क्लोराइड 77.8%, उसके बाद लगभग 11% मैग्नीशियम क्लोराइड है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है 4.7%, उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट जो कि 3.6% है, और उसके बाद है पोटेशियम सल्फेट जो कि 2.5% है। इन 5 लवण को जरूर याद रखेंगे, किसके संदर्भ में? सागरी जल लवणता के संदर्भ में। स्पष्ट है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम लवणता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो विकल्प में नाम दिए गए हैं इसमें मृत सागर में अधिकतम लवणता पाई जाती है, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, दिए गए विकल्पों में मृत सागर में अधिकतम लवणता पाई जाती है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि जो अधिकतम लवणता है वो टर्की की वान झील में पाई जाती है। क्लियर है? 330%। इसके बाद मृत सागर में लवणता 238%, और उसके बाद यूएसए के ग्रेट साल्ट लेक में लवणता 220% पाई जाती है। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर विकल्प में, इस प्रश्न के विकल्प में टर्की की वान झील का नाम नहीं था, और उसके बाद मृत सागर में सर्वाधिक लवणता, इसीलिए आपने इसमें आंसर किया मृत सागर। क्लियर है? तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे, सर्वाधिक लवणता टर्की की वान झील जिसमें 330%, उसके बाद मृत सागर में लवणता, और उसके बाद यूएसए के ग्रेट साल्ट लेक में लवणता पाई जाती है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें मृत सागर की, तो ध्यान रखिएगा, मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया की सबसे निचले बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, मृत सागर को खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। क्लियर है?
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि न्यूनतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर भी जो दिए गए विकल्प में न्यूनतम लवणता कहाँ पर? कैस्पियन सागर में पाई जाती है। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात हम लोगों ने की कि न्यूनतम लवणता कहाँ पर? कैस्पियन सागर में पाई जाती है। जरा कैस्पियन सागर का पहले इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद और आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर है? याद रखिएगा, अगर हम बात कर लें कैस्पियन सागर के क्षेत्रफल की, जो कि पूछा भी गया है, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर हम कैस्पियन सागर की सीमा की बात कर लें, जो पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे कैस्पियन सागर की सीमा रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान से लगती है। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान से इसकी सीमा लगती है। क्लियर? अब देखिए कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्गा और यूराल जैसी नदियां जो हैं ये स्वच्छ जल की आपूर्ति करती रहती हैं। क्लियर? और दक्षिणी भाग में वारा बुगाल की खाड़ी में लवणता 17% पाई जाती है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14%। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्गा और यूराल जैसी नदियां स्वच्छ जल की आपूर्ति करती रहती हैं। और दक्षिणी भाग में कराबुगाल की खाड़ी में लवणता 17% पाई जाती है। क्लियर है? और अगर हम बात कर लें लाल सागर में लवणता, तो इसमें 37% से 41% लवणता पाई जाती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है, यानी जो पश्चिमी विक्षोभ आता है भारत में, ये कहाँ से उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो आपने भारत के भूगोल के समय में आपने ये देखा था, स्पष्ट तौर पर इसमें डिटेल चर्चा भी हुई थी कि ये कहाँ से उत्पन्न होती है, भूमध्य सागर से। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखेंगे भूमध्य सागर से। क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भूमध्य सागर की। देखिए भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात कि जो भूमध्य सागर है ये उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। क्लियर? और याद रखिएगा इसकी ज्ञात जो गहराई है वो कितनी बताई गई है, 4,632 मीटर। क्लियर है? 4,632 मीटर। क्लियर? और याद रखिएगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही थी, तो आपको पता है कि पश्चिमी विक्षोभ भारतीय महाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करती है और वहां पर वर्षा करती है। क्लियर है? और याद रखेंगे भूमध्य सागर पर ये उत्पन्न होती है पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर है? और भारत में इनका प्रवेश किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर है, तो दक्षिण चीन सागर। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, फिलीपींस और वियतनाम के बीच में दक्षिण चीन सागर स्थित है। क्लियर है? ये तो बात स्पष्ट हो गई है कि जो फिलीपींस और वियतनाम है इसके बीच में दक्षिण चीन सागर है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात कर लें तो 3.47 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। दक्षिण चीन सागर ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। याद रखिएगा ये जो दक्षिण चीन सागर है ये पूर्वी चीन से ताइवान जल संधि द्वारा और फिलीपींस सागर से लुजान जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। क्लियर? और याद रखेंगे दक्षिण चीन सागर का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संपर्क के कारण ये अत्यधिक रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको दक्षिण चीन सागर के बारे में याद रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रूस का अर्खानजेलस्क बंदरगाह जो है वो किस सागर पर स्थित है। तो याद रखेंगे रूस का अर्खानजेलस्क बंदरगाह किस सागर पर है, वेरेंट्स सागर पर। किस पर? वेरेंट्स सागर पर। यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। ये याद रखेंगे स्पष्ट तौर पर आप कि रूस का अर्खानजेलस्क बंदरगाह बेरेंट्स सागर के किनारे स्थित है और जो आपका बेरेंट्स सागर है ये आर्कटिक महासागर का भाग है। किसका भाग है? आर्कटिक महासागर का भाग है, जो कि नॉर्वे और रूस के उत्तर में स्थित है। क्लियर? याद रखिएगा मध्य युग में इसे मरमन सागर के नाम से जाना जाता था। ठीक है? तो ये बात आपको बेरेंट्स सागर के बारे में ध्यान रखना है कि रूस का अर्खानजेलस्क बंदरगाह इसके किनारे है और बेरेंट्स सागर आर्कटिक महासागर का एक भाग है जो कि नॉर्वे और रूस के उत्तर में स्थित है और मध्य युग में इसे मरमन सागर के नाम से जाना जाता था। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। क्लियर है? ये प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है। तो देखिए अगर हम बात कर लें कि बाल्टिक सागर के तट पर कौन कौन से देश हैं तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा बाल्टिक सागर के तट पर डेनमार्क है,
इसके अलावा फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, स्वीडन है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, पोलैंड है और रूस है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन शामिल नहीं है। विकल्प ए में लिखा है लातविया और पोलैंड। मैंने अभी ये दोनों नाम आपको बताएं कि लातविया और पोलैंड ये बाल्टिक सागर पर है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। बी विकल्प में लिखा है लातविया और रूस, तो मैंने अभी आपको रूस का भी जिक्र किया और लातविया का, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। सी विकल्प में कह रहा है स्वीडन और रूस, तो स्वीडन भी है, ये स्पष्ट है कि स्वीडन भी बाल्टिक सागर के किनारे है और रूस की चर्चा हो ही रही है। डी विकल्प में लिखा है स्वीडन और नॉर्वे। देखिए स्वीडन तो बाल्टिक सागर के किनारे है, लेकिन याद रखिएगा नॉर्वे नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो स्पष्ट तौर पर ध्यान रखेंगे ये बाल्टिक सागर से सीमा बनाने वाले देश। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि बाल्टिक सागर के तट पर देश कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड और रूस शामिल है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा जहां तक बात रही नॉर्वे की, नॉर्वे उत्तरी सागर और नॉर्वेजियन सागर से इसकी सीमा लगती है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे नॉर्वे की सीमा उत्तरी सागर और नॉर्वेजियन सागर से लगती है। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा कि जो आपका बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से संलग्न नहीं है। देखिए इसमें भी आपसे नहीं वाला ही प्रश्न पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो वही काम कर लीजिए। सबसे पहले कैस्पियन सागर के जो तटवर्ती देश हैं उनके नाम को फाइंड आउट करिए। तो देखिए कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले में कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, रूस है और ईरान है। क्लियर? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस और ईरान शामिल है। अब आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो कैस्पियन सागर है इसमें देखिए लिखा भी है कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान के साथ ये साझा करता है सीमा। यहाँ पर अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है वो भी इसी के तट पर स्थित है। क्लियर है? और ये झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। और पिछले प्रश्न में हम लोगों ने कैस्पियन सागर को डिटेल में डिस्कस कर भी लिया था और इसकी सीमा पर भी डिस्कशन हुआ था। क्लियर? और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन एक काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। तो देखिए काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच कौन स्थित है, तो याद रखेंगे काकेकस पर्वत। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जो काकेकस पर्वत है ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात समझिए जरा, आपने यहाँ पर कैस्पियन सागर के बारे में तो पहले से देख रखा है। अब आपको ये समझना है कि काला सागर की क्या विशेषता है। तो देखिए पहले काला सागर को स्पष्ट करते हैं, उसके बाद इस मूल प्रश्न पर चलते हैं। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। क्लियर है? और यह दक्षिण पूर्व यूरोप, काकेकस और अनातोलिया के प्रायद्वीप यानी कि ये तुर्की का हिस्सा से ये घिरा हुआ है। क्लियर है? और ये पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस, यूक्रेन, पूर्व में जॉर्जिया और दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। कौन? काला सागर। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगर मैं आपको केवल देश की बात कर लूँ तो आप ये देखेंगे कि काला सागर ये दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेकस और अनातोलिया के प्रायद्वीप यानी तुर्की से ये घिरा हुआ है। क्लियर? अब ये भी बात आपको याद रखनी कि जो काला सागर और कैस्पियन सागर इसके बीच में कौन सा है? काकेकस, जिसकी अभी चर्चा भी हो गई। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। और जो कैस्पियन सागर उसके बारे में डिटेल बात हो चुकी है। ध्यान रखिएगा कि काकेकस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच सीमा पर स्थित है। क्लियर है? काकेकस पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, जो कि काला सागर और कैस्पियन सागर के काकेशन क्षेत्र का एक पर्वत श्रृंखला है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा सागर है। और अभी चर्चा हुई थी कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है और दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। यहाँ पर विकल्प में सागर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाल सागर एक उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा लाल सागर क्या किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा कि लाल सागर अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है और जो कि अफ्रीका और अरब के बीच स्थित है। और याद रखिएगा इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया जाता है। क्लियर है? और एक और महत्वपूर्ण बात कि लाल सागर के जो आसपास का क्षेत्र है
वहां पर तापमान ज्यादा होने के कारण वहां पर रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है। क्लियर है? अगर हम उन क्षेत्र की बात कर लें जो इसके किनारे है लाल सागर के, तो इसमें जिद्दा, हिजाज, मिस्र, पोर्ट सूडान, स्वेज और अकाबा आदि शहर शामिल है। क्लियर? और यहां पर क्या अतिरिक्त पॉइंट है कि अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में एक लंबी दरार घाटी है जो कि मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक पहुंचती है। क्लियर? तो ये बातें आप यहां पर लाल सागर के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? तो देखिए, अरल सागर के किनारे की बात करें तो यहां पर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये बात ध्यान रखेंगे। विकल्प ए सही हो जाएगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये युग्म वाले जो देश हैं ये अरल सागर के किनारे हैं। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे हुए सागर का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे हुए सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। क्या नाम है? टेरहेनियन सागर। तो यहां पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान रखना है कि इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरा हुआ सागर टेरहेनियन सागर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो आपका जवाब क्या होगा? भूमध्य सागर। क्लियर? यानी जो भूमध्य सागर है वो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा कि जो भूमध्य सागर के किनारे महाद्वीप हैं उसमें अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। क्लियर? तो ये तीनों महाद्वीपों के नाम भी स्पष्ट हो गए। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए। आइए जरा इसे डिटेल में भी देख लेते हैं। ये जो भूमध्य सागर है ये तो स्पष्ट हो गया कि भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में यूरोप महाद्वीप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। देखिए, अभी आपने ये देखा था कि भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों से घिरा है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीप। अब आप इसका दिशा भी देख लीजिए कि दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में यूरोप महाद्वीप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। और याद रखिएगा कि जिब्राल्टर जल संधि, कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि इसे अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। और भूमध्य सागर के बारे में आपने कई बातें देखी भी थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है? तो देखिए, यहाँ पर जो दक्षिण चीन सागर है ये पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। और दक्षिण चीन सागर के बारे में आपने कई बात देखी है कि दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो कि प्रशांत महासागर का भाग है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ आपने देखा था? चीन में देखा, ताइवान में देखा, फिलीपींस में, मलेशिया में, ब्रुनेई में, इंडोनेशिया और वियतनाम में इसका विस्तार है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे कि पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी मलेशिया को कौन अलग करता है? ये दक्षिण चीन सागर अलग करता है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट होगी। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसे दक्षिण चीन सागर के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी मलेशिया में। क्लियर? एक बात ये ध्यान में आप रखेंगे कि मलय प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिमी तट पर मलक्का जलडमरू मध्य और इसके पूर्व तट पर दक्षिण चीन सागर स्थित है। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रैंड बैंक स्थित है कहां पर? तो ध्यान रखिएगा कि जो ग्रैंड बैंक है ये अटलांटिक महासागर में। कहां पर? अटलांटिक महासागर में। तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। ग्रैंड बैंक कहां पर है? ये अटलांटिक महासागर में। ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रैंड बैंक है ये अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा के मिलन बिंदु पर स्थित है। क्लियर है? किसके? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के मिलन बिंदु पर स्थित है। अब यहाँ पर एक बात और आपको स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखना होगा कि जो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा है ये किस प्रकार की धारा है? तो जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये गर्म जलधारा है। क्लियर है? और वहीं पर जो लेब्राडोर जलधारा है ये कैसी है? ठंडी है। क्लियर है? और ये दोनों अटलांटिक महासागर की है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे ग्रैंड बैंक में अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है और लेब्राडोर जो कि एक ठंडी जलधारा है, इसी के मिलन बिंदु पर यह ग्रैंड बैंक स्थित है। और इस यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में सेंट पियरी बैंक, बैकवेरी बैंक, जॉर्ज बैंक और उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में डागर बैंक स्थित है जो कि मुख्य मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। क्लियर? तो यहाँ पर आपसे अभी चर्चा हुई थी कि जब गर्म और ठंडी जलधारा के मिलन बिंदु का स्थान होता है तो मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र के तौर पर होता है क्योंकि वहां पर उनके भोजन की समुचित व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नांकित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प में जो
नाम दिए गए उसमें बाल्टिक सागर में न्यूनतम लवणता पाई जाती है। कहाँ पर? बाल्टिक सागर में। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बाल्टिक सागर में न्यूनतम लवणता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नदियों और वर्षा के स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, इसीलिए यहाँ पर दिए गए सागरों में न्यूनतम लवणता बाल्टिक सागर में पाई जाती है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है प्रवाल भित्ति, और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है वो है निम्न में कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारण है? ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो प्रवाल विरंजन होता है उसके लिए प्रभावी कारण कौन सा है। तो आइए जरा देखते हैं। इसमें ए विकल्प में लिखा है सागरी प्रदूषण, बी विकल्प में लिखा है सागरों की लवणता में वृद्धि, सी विकल्प में लिखा है सागरी जल में सामान्य तापमान में वृद्धि, और डी विकल्प में लिखा है रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो देखिए, आपसे प्रमुख कारण पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सी विकल्प को अपना आंसर करेंगे कि प्रवाल विरंजन का जो सबसे प्रभावी कारण है वो क्या है? सागरी जल के तापमान में वृद्धि होना। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ बातें देख लीजिए कि प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारण सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है, और प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान आवश्यक होता है। कितना? 20 से 21 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान। और याद रखिएगा, ये कम गहराई तक यानी 200 से 250 फीट तक ये पाए जाते हैं, और औसत सागरी लवणता 27 से 30% की होती है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप बता ले जाएंगे कि जो लक्षद्वीप है ये क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा कि लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। क्लियर है? और अगर हम बात करें लक्षद्वीप की स्थिति की, तो आपको पता है कि केरल के तट के पश्चिम में लगभग 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में 36 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। कौन? लक्षद्वीप। क्लियर है? और इन 36 में से केवल 10 पर जनजीवन है। क्लियर? और याद रखेंगे, सामूहिक रूप से ये लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र है। क्लियर? यानी ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और इसकी राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पर? तो देखिए, आपको ये पता है कि विश्व में प्रवाल का जो सबसे बड़ा आवास है वो कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पर है ये? तो ध्यान रखेंगे, ये क्वींसलैंड तट के पूर्व में। कहाँ पर? क्वींसलैंड तट के पूर्व में। और ये क्वींसलैंड कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आइए जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। ये स्पष्ट होगी कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर 400 से अधिक कोरल प्रजातियां और 1500 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्लियर? और ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे प्रवाल भित्ति के संदर्भ में। अगला जो चैप्टर है वो है महासागरीय जलधाराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गर्म जलधाराओं की। क्लियर है? इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? यानी अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए अब यही आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने देखा कि शीत महासागर धारा पूछी जा रही है तो कोई जो आपको सबसे पहले दिखेगा वही आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि शीत महासागर धारा नहीं है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि विकल्प में ऐसी कौन सी जलधारा जो कि गर्म है। अगर भाई शीत नहीं है यानी ठंडी नहीं है तो यानी गर्म होगी, तो गर्म कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, अगुलहास। क्लियर है? और ये भी आपको पता है, अगर नहीं पता है तो स्पष्ट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो अगुलहास है ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। क्लियर है? तो डी विकल्प सही हो गया कि जो अगुलहास है ये क्या है? ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। क्लियर? आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया कि अगुलहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा। कनारी जलधारा की बात हो रही है, तो देखिए कनारी ये तो स्पष्ट है कि ठंडी है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस महासागर की जलधारा? तो ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर की। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है कौन? कनारी। अगला है हम्बोल्ट। देखिए हम्बोल्ट लिखा है या पेरू जलधारा। क्लियर है? ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्लियर? स्पष्ट याद रखना है आपको कि कनारी ठंडी है और कहाँ की है? अटलांटिक महासागर की। हम्बोल्ट या पेरू ये ठंडी जलधारा है कहाँ की? प्रशांत महासागर की। आगे लिखा है आयोसीवो जलधारा। ये जो आयोसीवो जलधारा है ये क्या है? ये भी ठंडी है और कहाँ की है? प्रशांत महासागर की। क्लियर? तो ये बातें स्पष्ट हो गई। आपने जितनी भी जलधाराएं ये देख ली कि उसकी प्रकृति क्या है, और आपने ये भी देख लिया कि वो कहाँ की। क्लियर? अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो ठंडी समुद्री धारा हैं उनको फाइंड आउट करिए, उनका कोड बनाइए। यानी यहाँ पर जो 4 जलधाराएं दी गई हैं इसमें से आपको ठंडी समुद्री धाराओं को फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं वन बाय वन सबकी, हम्बोल्ट की। अभी हम लोगों ने बात की कि हम्बोल्ट या जो पेरू जलधारा है ये क्या है, ठंडी है और कहाँ की है, प्रशांत महासागर की। क्लियर है, तो इसको हम लोग ठंडी में ले लेंगे। अगला करा है कि ब्राजील धारा। देखिए जो ब्राजील धारा है ये कैसी धारा है, तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि ब्राजील एक गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म जलधारा है। और ये प्रश्न उठता है कि जो ब्राजील है ये गर्म जलधारा कहाँ की है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये स्पष्ट तौर पर आपको बताना है कि ब्राजील गर्म जलधारा कहाँ की है, अटलांटिक महासागर की। कहाँ की, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है ब्राजील, तो ये तो आप नहीं लेंगे। अगला है आयोसीवो। अभी आपने देखा है स्पष्ट तौर पर कि आयोसीवो एक ठंडी जलधारा है, कहाँ की, प्रशांत महासागर की, तो इसको भी ले लीजिए। कनारी, कनारी के संदर्भ में भी आपने देखा कि कनारी धारा कहाँ की है, तो आपने कहा कि ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, तो इसको भी आपने ले लिया। यानी कूट क्या बना, 1 3 4, और यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि कौन कौन सी गर्म और कौन कौन सी ठंडी जलधारा है और किस महासागर से रिलेटेड। आइए ध्यान देते हैं सबसे पहले गर्म जलधारा की। क्लियर, उसके बाद हम लोग ठंडी जलधारा देख लेंगे और महासागर के हिसाब से। देखिए जो उत्तरी विश्वती रेखी धारा है ये गर्म है प्रशांत महासागर में। क्यूरोसीवो धारा, ध्यान रखिएगा, क्यूरोसीवो धारा ये गर्म है प्रशांत महासागर में। क्लियर है, अगली दी हुई है सुशिमा जलधारा। ये सुशिमा जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है, कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है ये भी क्या है, गर्म है प्रशांत महासागर में। क्लियर है, एंटीलीज जलधारा, ये जो एंटीलीज जलधारा है ये क्या है, ये भी गर्म है, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में। एंटीलीज जलधारा क्या है, गर्म है और कहाँ पर, अटलांटिक में। इसी तरह से अभी आपने देखा था गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये गर्म जलधारा है, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में। इसी तरह से ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा अभी हम लोग की चर्चा हुई थी, गर्म है, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में। फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा ये भी गर्म है, अटलांटिक महासागर। गिनी जलधारा, याद रखिएगा गिनी जलधारा ये भी क्या है, गर्म है और कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में। इसके अलावा दक्षिण विस्वती धारा ये हिंद महासागर में गर्म है। मोजाम्बिक जलधारा ये भी गर्म है, हिंद महासागर में। और अगुलहास धारा ये भी गर्म है और कहाँ पर, हिंद महासागर में। क्लियर है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग जो प्रश्नों को करते हुए चलेंगे इसी में मैक्सिमम आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ठंडी जलधारा की। हम्बोल्ट या पेरू ये क्या है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। क्लियर है, उसके बाद कैलिफोर्निया धारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। क्यूराइल जलधारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। अंटार्कटिका जलधारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। इसके बाद बात करते हैं लेब्राडोर जलधारा की। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। कनारी की धारा ये क्या है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। बेंगुला की धारा ये भी क्या है, ठंडी जलधारा और कहाँ की, अटलांटिक महासागर की। फॉकलैंड की धारा ये भी क्या है, ठंडी है और कहाँ की, अटलांटिक महासागर की ये जलधारा है। क्लियर है, इसके बाद हम बात कर लें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये क्या है, ये ठंडी है और हिंद महासागर की जलधारा है। क्लियर है, और पछुआ पवन प्रवाह अगर ये पूछा जाए तो ये भी हिंद महासागर की ठंडी जलधारा में ही आती है। क्लियर, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। तो ये आपने चार्ट के माध्यम से ये जलधारा और ये देख लिया कि ये गर्म है कि ठंडी और कहाँ की है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है। क्लियर है, आपको यहाँ पर विकल्प में से ठंडी धारा को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आंसर करिए कि कौन सी ठंडी धारा है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। क्यूराइल धारा जो है ये क्या है, ठंडी जलधारा है। क्लियर है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो क्यूराइल जलधारा है ये कहाँ की है, तो आपका जवाब क्या होगा, याद रखेंगे ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्लियर, तो यहाँ पर बी विकल्प आपने आंसर कर लिया कि जो क्यूराइल धारा है ये कैसी है, ठंडी है और कहाँ की, ये भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। क्लियर है, ब्राजील जलधारा, तो ब्राजील जलधारा पर बात हुई थी, गर्म है और कहाँ की, अटलांटिक महासागर की। क्लियर, इसके अलावा बात हुई है कि क्यूरोसिवो, ये जो क्यूरोसिवो जलधारा है ये कहाँ की है, तो देखिए याद रखिएगा अभी इस पर चर्चा हुई थी कि जो क्यूरोसिवो धारा है ये प्रशांत महासागर की है, लेकिन ये गर्म जलधारा है। क्यूरोसिवो जलधारा ये गर्म है और प्रशांत महासागर की। क्लियर है, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न धाराओं में ठंडी धाराएं कौन सी हैं। अब देखिए ठंडी धाराओं को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें उत्तर पश्चिमी सागर ड्रिफ्ट की, तो जो उत्तर पश्चिमी सागर ड्रिफ्ट है ये तो ठंडी में आएगा नहीं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया धारा आपकी ठंडी है। क्लियर है, अब आपसे मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो कैलिफोर्निया धारा ठंडी है ये कहाँ की है, तो याद रखेंगे प्रशांत महासागर। सी विकल्प तीसरे में देखिए लिखा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, तो देखिए आपने पढ़ा है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये गर्म जलधारा है, कहाँ की, अटलांटिक की, तो ये आंसर होगा नहीं। अगला लेब्राडोर,
लेब्राडोर के बारे में चर्चा हो चुकी है कि ठंडी है और कहाँ की, अटलांटिक महासागर की। तो यहाँ पर 2 और 4 आपका विकल्प सही होगा, यानी डी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर ये दोनों क्या है, ठंडी है। क्लियर है, और ये भी स्पष्ट हो गया। हम लोग साथ ही साथ ये भी बात करते हुए चल रहे हैं कि कहाँ की है। तो कैलिफोर्निया धारा ठंडी है, कहाँ की है, प्रशांत महासागर की। और जो लेब्राडोर है ये ठंडी है, कहाँ की है, अटलांटिक महासागर की। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। तो सबसे पहले आंसर करिए कि कौन सी गर्म धारा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्राजील धारा जो है ये क्या है, गर्म है, और कहाँ की है, अटलांटिक महासागर। क्लियर है, आप देख रहे हैं कैसे रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर जरा अन्य विकल्पों को भी लेते हुए चलें। जैसे विकल्प ए में लिखा फॉकलैंड धारा, तो देखिए फॉकलैंड धारा ठंडी जलधारा है, कहाँ की है, तो आपको पता है अटलांटिक महासागर की ये ठंडी जलधारा है। कौन सी, फॉकलैंड जलधारा। ब्राजील तो आपने देख लिया कि ब्राजील जलधारा क्या है, गर्म है, अटलांटिक महासागर की। लेब्राडोर, अभी चर्चा हुई थी कि लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। कनारी, कनारी पर भी चर्चा हो चुकी है कि कनारी कैसी है, तो आपने कहा था कनारी ठंडी जलधारा है, कहाँ की, अटलांटिक महासागर की। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म सागरी धारा है। अब आपको यहाँ पर गर्म पहले फाइंड आउट करना है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। कौन सी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये क्या है, गर्म है। क्लियर। तो यहाँ पर ए विकल्प आंसर हो जाएगा कि जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है ये क्या है, गर्म है। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा हमने कहाँ की बताई थी आपको, तो आपका जवाब होगा प्रशांत महासागर। क्लियर है, प्रशांत महासागर में ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, और ये कैसी है, गर्म है। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगर हम बात कर ले यहीं पर, जैसे आपने ये तो देख लिया कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा, वहीं विकल्प बी में देखिए लिखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो एक बात स्पष्ट याद रखिएगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये हिंद महासागर की ठंडी जल धारा है। क्लियर है, स्पष्ट हो गया। अगर हम सी विकल्प में बात कर लें बेंगुला धारा की, तो बेंगुला धारा कैसी धारा है, तो याद रखिएगा स्पष्ट तौर पर कि जो बेंगुला जलधारा है ये कैसी जलधारा है, तो बेंगुला जलधारा सबसे पहली बात तो ठंडी जलधारा है। क्लियर हो गया, और बेंगुला जलधारा ठंडी कहाँ की है, अटलांटिक महासागर। क्लियर। वहीं बात कर लें पेरू की, तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि पेरू जलधारा लिखा रहे या हम्बोल्ट लिखा रहे, ये दोनों क्या है, ठंडी जलधारा है, कहाँ की, प्रशांत महासागर की। आगे देखिए, जैसे ही हर प्रश्न को डिटेल में आप इसी तरह से कवर करते हुए चलेंगे तो आपको इसी तरह याद हो जाएगी। अगला देखिए, अगले प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। अब देखिए ठंडी नहीं है इसका मतलब क्या है, गर्म है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि यहाँ पर विकल्प में से कौन सी धारा जो है गर्म है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ब्राजील धारा। अब आपको बिल्कुल क्लियर कट बताते हुए चलना है, और ब्राजील धारा कहाँ की गर्म जल धारा है, अटलांटिक महासागर की। क्लियर है, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए जरा अन्य विकल्प को भी देखते हुए चलें, जैसे बेंगुला धारा। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि बेंगुला धारा कैसी है, ठंडी है, और कहाँ की, अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गया। पेरू की बात कर लें तो पेरू पर भी चर्चा हो गई कि हम्बोल्ट या पेरू ये ठंडी है, कहाँ की, प्रशांत महासागर की। अगला है लेब्राडोर। लेब्राडोर की बात करें तो ये भी ठंडी जलधारा है, कहाँ की, अटलांटिक महासागर की। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं में से एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। क्लियर। तो देखिए अब ये पूछ रहा है कि जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है वो कौन कौन सी है। तो देखिए पूर्ण वृत्त के निर्माण में बेंगुला धारा आती है, दक्षिण विश्वती धारा आती है, ब्राजील धारा आती है, और पश्चिमी पवन प्रवाह आता है। क्लियर है, तो ये बात आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए बेंगुला ए विकल्प में लिखा है, ये तो वृत्त में आ रहा है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील क्या है, ये भी ब्राजील धारा भी आ रही है। इसके अलावा डी विकल्प में पश्चिमी पवन प्रवाह भी आ रहा है, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, कनारी धारा इसमें शामिल नहीं है। क्लियर है, तो ये बात बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गई। क्लियर है, आगे देखिए, आइए जरा इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात स्पष्ट याद रखिएगा कि बेंगुला धारा, दक्षिण विश्वती धारा, ब्राजील धारा और पश्चिमी पवन प्रवाह ये चारों मिलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण कौन, बेंगुला धारा, दक्षिणी विश्वती धारा, ब्राजील धारा और पश्चिमी पवन प्रवाह। क्लियर। अगर जहां तक की बात रही कनारी धारा की, जो आपने फाइंड आउट किया कि ये इसमें शामिल नहीं है, तो ये आप पढ़ भी चुके हैं कि कनारी जलधारा क्या है, ठंडी है, और कहाँ की है, अटलांटिक महासागर की। क्लियर, तो यही बताया जा रहा है कि कनारी धारा एक ठंडी जलधारा है जो कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया और केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। क्लियर है, और जापानी करंट एक कोल्ड करंट नहीं है। क्लियर, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक शीतल धारा नहीं है। अब शीतल धारा नहीं इसका मतलब कौन सी गर्म है। तो देखिए गर्म में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जापानी करंट, जो कि अभी पिछले ही प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में ही डाल दिया था।
ठीक है, यहाँ पर अचानक जापानी करंट को इसीलिए डाला क्योंकि अगला प्रश्न उसी पर डिपेंड था। तो ध्यान रखेंगे कि जो जापानी करंट है ये कैसा, कोल्ड नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, आगे जो प्रश्न है वो ठंडी जलधाराओं से है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। अभी तक तो आप देख रहे थे अटलांटिक महासागर, अब इस प्रश्न में आपको उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में डिवाइड करके पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा इसमें कौन सी है, तो याद रखेंगे बेंगुला धारा। कौन सी है, बेंगुला धारा। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा, ये जो बेंगुला जलधारा है ये तो आप देख रहे थे कि अटलांटिक महासागर की ठंडी है, लेकिन ये किसकी है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा और विकल्पों को भी देख लीजिए पिछले प्रश्न में, जैसे कनारी, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये ठंडी है और कहाँ की है, अटलांटिक महासागर में, और वो भी कहाँ की, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगुलहास की बात करें तो ये आपने देख लिया कि अगुलहास जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राजील धारा की बात कर लें तो ब्राजील धारा को भी आपको पता है कि ये गर्म है और कहाँ की, अटलांटिक महासागर की है। क्लियर। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पहला लिखा है ब्राजील धारा, और ब्राजील धारा के बारे में आप क्या जान चुके हैं कि ब्राजील धारा जो है ये आपने देखा था कि अटलांटिक महासागर की गर्म है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये किसकी है, तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। क्लियर। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला करें हम्बोल्ट धारा। मैंने आपको ये बात स्पष्ट बताई थी कि जो हम्बोल्ट धारा है इसी को पेरू धारा कहते हैं, और ये ठंडी है और प्रशांत महासागर की है। इतनी बात आप जान रहे हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो हम्बोल्ट जलधारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। क्लियर। याद रखिएगा ये जो पेरू या हम्बोल्ट जलधारा है ये धारा कहाँ पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। क्लियर। तो ये यहाँ पर ये आपका सुमेलित नहीं है। क्लियर। तो इसलिए अब आपको जो जलधारा ध्यान रखना है वो उत्तर और दक्षिणी के संदर्भ में भी ध्यान में रखना है। क्लियर है। अगला है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम ध्यान रखिएगा ये तो स्पष्ट है कि गर्म है, और ये भी स्पष्ट है कि अटलांटिक महासागर में, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये बात सही है। अगुलहास की बात कर लें तो अगुलहास क्या है, ये गर्म है और ये हिंद महासागर में, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बी विकल्प सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हम्बोल्ट धारा है यानी जो पेरू जलधारा है ये ठंडी है, प्रशांत महासागर की भी है, लेकिन ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की है। क्लियर। यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए जरा इसको डिटेल में भी देख लीजिए। देखिए दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है कौन, हम्बोल्ट या पेरू धारा। क्लियर है। और याद रखिएगा यहाँ नीचे स्पष्ट दिया भी गया है कि इस हम्बोल्ट या पेरू धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शीत समुद्री धारा कौन सी है। तो देखिए शीत समुद्री धारा की बात कर लें तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली कि शीत समुद्री धारा कौन सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट। और आपने ये भी देख लिया कि हम्बोल्ट या पेरू धारा ये ठंडी है और इसका संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आइए जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि दक्षिण प्रशांत महासागर में अंटार्कटिक प्रवाह जब दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे पर पहुंचता है तो केप हार्न से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और फिर पेरू के पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। पेरू के निकट इसे पेरुवियन यानी पेरू धारा कहा जाता है, और इस धारा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, हम्बोल्ट ने की थी। इसलिए पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, और मुख्य रूप से ये बात ध्यान में रखना है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। क्लियर। अब देखिए हिंद महासागर की कौन सी नहीं, अगुलहास। तो ये बात स्पष्ट है कि अगुलहास हिंद महासागर की है और ये भी गर्म है। अगला कह रहा है कि मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक भी हिंद महासागर की है और गर्म है। अगला कह रहा है कि दक्षिण हिंद महासागरी धारा। देखिए ये जो दक्षिण हिंद महासागरी धारा है ये भी क्या, हिंद महासागर की। लेकिन डी विकल्प में आप देखिए बेंगुला धारा, और बेंगुला धारा आप पढ़ चुके हैं कि बेंगुला धारा क्या है, तो आपने कहा था कि बेंगुला धारा ये कहा कि अटलांटिक महासागर की, बेंगुला धारा क्या है, अटलांटिक महासागर की धारा है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि बेंगुला जो है ये हिंद महासागर की धारा नहीं है। कौन सी, बेंगुला, और कहाँ की है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। क्लियर है। अगला देखिए, देखिए ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया भी है एक्सप्लेनेशन में कि जो बेंगुला धारा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। क्लियर है। तो याद रखेंगे ये तो बात सही है कि बेंगुला जो धारा है ये ठंडी है, और ये भी सही है कि बेंगुला धारा अटलांटिक महासागर की, किसकी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्लियर है। और इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के दक्षिणी अफ्रीकी के पश्चिमी तट के टकराने से होती है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नांकित महासागरीय धाराओं में ठंडी धारा कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ठंडी कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर ठंडी कौन सी हो जाएगी, फॉकलैंड। ठंडी कौन सी हो जाएगी, फॉकलैंड धारा जो है ये क्या है, ठंडी। और कहाँ की है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर की ये धारा है फॉकलैंड, जो कि ठंडी है। तो इसलिए यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे देखिए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे गिनी, अगुल्हास और ब्राजील ये सभी क्या है, ये सभी गर्म जलधारा है, और यहाँ पर फॉकलैंड जो है ये कैसी है, ठंडी जलधारा है। क्लियर, अगला देखिए। और ये जो गिनी जलधारा है ये कहाँ की है, तो याद रखिएगा ये जो गिनी जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। क्लियर, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। और वहीं अगुल्हास की बात कर लें तो आपको पता है कि अगुल्हास गर्म जलधारा कहाँ की, हिंद महासागर की। और ब्राजील धारा की बात करें तो ब्राजील क्या है, गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है। अब पूछा जा रहा है हिंद महासागर से, तो देखिए जरा, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा, अगुल्हास। क्लियर है, तो देखिए अगुल्हास जो है ये क्या है, गर्म जलधारा है, और कहाँ की, हिंद महासागर की गर्म जलधारा। अच्छा, यहाँ पर विकल्प ए में जो फ्लोरिडा धारा लिखा है ये क्या है, तो याद रखिएगा ये फ्लोरिडा भी गर्म जलधारा है, लेकिन कहाँ की है, अटलांटिक महासागर। क्लियर है, तो इसलिए आंसर नहीं हुआ। कनारी की बात कर लें तो आपको पता है कि ठंडी है और अटलांटिक महासागर की है। क्लियर, और इसी तरह से क्यूराइल की अगर बात कर लें तो क्यूराइल कैसी जलधारा है, तो आपको पता है कि जो क्यूराइल धारा है ये ठंडी है और प्रशांत महासागर की है। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि हिंद महासागर की कौन सी। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर कुछ धाराओं के बारे में डिटेल में दिया गया है, जैसे अगुल्हास धारा। तो ध्यान रखिएगा ये हिंद महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है, इस पर बात हो चुकी है। याद रखिएगा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में 30 अंश अक्षांश पर मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के मिलने पर अगुल्हास धारा की उत्पत्ति होती है। क्लियर, यानी जो अगुल्हास गर्म जलधारा है ये क्या है, मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है, जो कि अफ्रीका के तट के साथ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कौन, अगुल्हास धारा। अगली है फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। तो ध्यान रखिएगा फ्लोरिडा की जो गर्म जलधारा है ये फ्लोरिडा जलदमरू मध्य से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हेट्रस अंतरीप के बीच प्रवाहित होती है। और याद रखिएगा 30 अंश उत्तरी अक्षांश के पास एंटिलीज गर्म जलधारा फ्लोरिडा धारा से मिल जाती है। क्लियर, अगला है कनारी ठंडी धारा। देखिए कनारी ठंडी धारा ये उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया और केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है, और ये कैसी है, ठंडी धारा है। याद रखिएगा ये व्यापारिक पवनों के प्रवाह से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवतीय रेखी धारा से मिल जाती है। क्लियर, अगला दिया है क्यूराइल की ठंडी धारा। याद रखिएगा क्यूराइल की ठंडी धारा ये बेरिंग जल संयोजक से होती हुई दक्षिण की ओर साइबेरिया तट के साथ बहती है, और 50 अंश उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़कर अल्यूशियन और क्यूरोशियो धारा के साथ ये मिल जाती है। क्लियर, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि टाइडल बोर निम्न में से क्या है। तो आपको ये बताना है कि टाइडल बोर क्या चीज़ है। तो देखिए टाइडल बोर क्या होती है, ये इसको टाइडल बोर को ज्वारी बोर भी कहते हैं। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा एक ऊंची ज्वारी तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले वो क्या है, उसी को कहते हैं टाइडल बोर। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी विकल्प, कि एक ऊंची ज्वारी तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले उसको क्या कहते हैं, टाइडल बोर। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि जो टाइडल बोर है इसको ज्वारी बोर कहते हैं, और ये होता क्या है, तो एक ऊंची ज्वारी तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल दिशा में चलती है। क्लियर है, या आप ऐसे कहेंगे कि ज्वार के समय उत्पन्न ज्वारी धाराओं के कारण एस्चुअरी में अपप्रवाह की दिशा में बढ़ती सागरी जल की दीवार को क्या कहते हैं, ज्वारी बोर कहा जाता है। क्लियर, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप उसको फाइंड आउट करिए। पहला लिखा है कि बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। तो देखिए ये तो स्टेटमेंट आप सीधे क्या करेंगे, गलत, क्योंकि आपको स्पष्ट पता है कि बेंगुला धारा ठंडी है और अटलांटिक महासागर की है। अगला कह रहा है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है। तो देखिए इस पर भी चर्चा हो चुकी है कि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है ये ठंडी भी है और कहाँ की है, हिंद महासागर की, यानी ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला कह रहा है कि हम्बोल्ट धारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होती है। तो देखिए ये जो हम्बोल्ट धारा यानी पेरू धारा, तो अभी आपने इसको डिटेल में देखा था, यानी ये भी बात यहाँ पर सही है। अगला कह रहा है कि आयुसियो धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो आयुसियो की धारा है ये प्रशांत महासागर की धारा है और जापान तट पर ये ठंडा जल लाती है, उष्ण नहीं ठंडा जल लाती है। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पर
ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? दूसरा और तीसरा। इस आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे देखिए, देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल भी पार्ट है, उसको भी देख लीजिए। ये तो स्पष्ट है, चर्चा भी हो चुकी है कि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है ये क्या है? एक शीतल धारा है। और हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, जो दक्षिण अमेरिका की चिली तट से प्रवाहित होती है। वहां पर प्रभावित लिखा हुआ था, इसीलिए मैं वहां पर थोड़ा सा रुका था कि प्रभावित नहीं, प्रवाहित होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चिली तट से क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसे पेरू की धारा भी कहा जाता है। बेंगुला की धारा अटलांटिक महासागर की प्रवाहित होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चर्चा हो भी चुकी है। और कैसी है बेंगुला की धारा? ठंडी है। क्लियर है? आयोसीवो की धारा प्रशांत महासागर की धारा है, जो जापान तट पर उष्ण जल नहीं, ठंडा जल लाती है। यही मैं अभी आपसे बता रहा था कि ध्यान रखिएगा कि जो आयुसीओ की धारा है ये जापान तट पर ठंडे जल लाती है। इसे क्यूराइल की ठंडी धारा भी कहा जाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है? देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। यानी यहाँ पर तीन धाराएं ऐसी होंगी जो एक प्रकृति की होंगी, और वो भी किस आधार पे होगा? या तो वो तीनों ठंडी होंगी या तीनों गर्म होंगी। ठीक है, इस आधार पर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी एक है जो तीन से अलग है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर विकल्प ए में लिखा है गल्फ स्ट्रीम। देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है? गर्म है। क्लियर? तो ये भी स्पष्ट हो गया। और कहाँ की है? अटलांटिक महासागर की। अगला है क्यूरोसिवो। देखिए क्यूरोसिवो धारा भी क्या है? गर्म है, लेकिन ये प्रशांत महासागर की। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि तीन धाराएं गर्म होंगी और उसके अतिरिक्त जो ठंडी होगी वही आपका आंसर होगा। अगला करा कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या है? ये भी गर्म, यानी ये तीनों गर्म है। ठीक। और जो पश्चिमी पवन प्रवाह है, आपसे चर्चा हो चुकी थी कि हिंद महासागर की ये ठंडी धारा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प, ये क्या है? ठंडी है। पश्चिमी पवन प्रवाह क्या है? ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म है, कहाँ की है? अटलांटिक महासागर। क्यूरोसियो गर्म है, कहाँ की है? प्रशांत महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये भी क्या है? ये भी एक गर्म जलधारा है। और अगला है पश्चिमी पवन प्रवाह, ये क्या है? ठंडी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बृहद ज्वार आता है। तो देखिए बृहद ज्वार कब आता है? तो जो बृहद ज्वार तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा कि बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जरा कुछ बातों को देख लीजिए। देखिए अगर हम बात करें कि ज्वार क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा सागरी जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। इसके लिए सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, किंतु चंद्रमा का प्रभाव क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है? और ज्वार भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो, तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से क्या होता है? दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। क्लियर है? और दूसरी स्थिति है लघु ज्वार की। तो लघु ज्वार कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, तब क्या होता है? लघु ज्वार आता है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो देखिए ज्वार भाटा क्यों आते हैं? तो यहां पर आप देखिए डी विकल्प में लिखा है ज्वार भाटा आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। क्लियर? तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा कि जो ज्वार भाटा आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कारक है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल के कारण होती है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण एवं पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण सागरी जल ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। क्लियर? तो ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। क्लियर है? पृथ्वी का अपकेंद्री बल, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? तो देखिए जो अल नीनो धारा है ये किसके किनारे प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। क्लियर है? किसके? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, यानी यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा जो अल नीनो धारा है इसको विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात याद रखिएगा, ये जो अल नीनो धारा यानी जो विपरीत धारा है ये दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे अल नीनो दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम में तट से 180 किलोमीटर दूर पर
उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है। ये एक गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरी जल का तापमान सामान्य से 3 डिग्री से 4 डिग्री क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है वो है महासागरी गर्त एवं जल संधियां। क्लियर है? इसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे, महासागरी गर्त को भी। यहाँ पर इसके अंतर्गत जो प्रश्न है उसमें आपको सुमेलित करना है। एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ अधिकतम गहरा बिंदु है। अगर हम बात कर लें यहां से गहरे बिंदु की तरफ से चलेंगे तो और आसान हो जाएगा, सुंडा गर्त की। तो सुंडा गर्त कहां पर? हिंद महासागर में। क्लियर है? तो यहां पर आप सी को पहले से सुमेलित कर दीजिए। अगला लिखा है प्यूर्टो रिको गर्त। तो देखिए इस पे चर्चा हो चुकी है। प्यूर्टो रिको गर्त कहां पर? अटलांटिक महासागर में या अंध महासागर। क्लियर है? तो डी को आप सुमेलित कर दीजिए दूसरे के साथ। अगला लिखा मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त कहां पर? प्रशांत महासागर, यानी ए को आप सुमेलित करिए तीसरे के साथ। और अगला लिखा है मोलाय गर्त। तो देखिए ये जो मोलाय गर्त है ये कहां पर? आर्कटिक महासागर में। क्लियर है? तो बी को आप सुमेलित कर दीजिए चौथे के साथ। क्लियर है? तो कूट क्या बना? 3 4 1 2 और 3 4 1 2 के आधार पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, तो देखिए प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, मोलाय गर्त आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में सुंडा गर्त और प्यूर्टो रिको गर्त कहां पर? अटलांटिक महासागर में। क्लियर? तो ये बिल्कुल आप स्पष्ट ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न भी आपको यहां पर सूची ही सुमेलित करनी है। ए विकल्प में लिखा है चैलेंजर गर्त। देखिए चैलेंजर गर्त के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा चैलेंजर गर्त कहां पर? उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। क्लियर है? तो ए को आप सुमेलित कर दीजिए चौथे के साथ। अगला लिखा है डाल्फिन उभार। आपको याद आ रहा है इस पे चर्चा हो चुकी है स्टार्टिंग में और मैंने आपसे कहा था कि परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ध्यान रखेंगे डाल्फिन उभार का मतलब क्या हो गया? उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्लियर है? तो यहां पर आप बी को सुमेलित करिए तीसरे के साथ। और चैलेंजर उभार किससे हो जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यानी सी को दूसरे के साथ। और चागोस कटक, तो याद रखेंगे चागोस कटक को आप हिंद महासागर से सुमेलित करेंगे। तो यहाँ पर आप कूट बन रहा है 4 3 2 1, 4 3 2 1 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो ये स्पष्ट याद रखिएगा। क्लियर है? चैलेंजर गर्त ये उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, डाल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर, चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर और चागोस कटक कहाँ पर? हिंद महासागर में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में भी आपको सूची को ही सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ महासागर के नाम है और दूसरी तरफ सबसे गहरे स्थान है। हम लोग सबसे गहरे स्थान की तरफ से चलेंगे। यहाँ पर पहला लिखा है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच कहाँ पर? तो याद रखेंगे हिंद महासागर। क्लियर? तो जावा ट्रेंच हिंद महासागर, तो सी को आप पहले से सुमेलित कर दीजिए। दूसरा लिखा है यूरेशियन बेसिन। तो यूरेशियन बेसिन को आप किससे सुमेलित करेंगे? तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर से। क्लियर? तो यहाँ पर आप डी को सुमेलित कर दीजिए दूसरे के साथ। अगला लिखा मेरियाना गर्त। तो मेरियाना ट्रेंच क्या है? तो यह है प्रशांत महासागर, यानी ए को आप तीसरे के साथ। और अगला लिखा है प्यूर्टो रिको, तो अभी चर्चा हो चुकी है अटलांटिक महासागर। क्लियर? तो अंध या अटलांटिक महासागर अभी बात हुई। तो यहाँ पर आप बी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। तो कूट क्या बन रहा है? 3 4 1 2 और 3 4 1 2 के आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, देखिए यहाँ पर स्पष्ट याद रखेंगे कि मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर, प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर, जावा ट्रेंच हिंद महासागर और यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर से संबंधित है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? तो देखिए विश्व की सबसे गहरी जो है वो कौन है? मेरियाना गर्त है। क्लियर? वो कौन सी है? मेरियाना गर्त है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि जो मेरियाना गर्त है इसी को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि चैलेंजर गर्त यानी मेरियाना गर्त की बात हो रही है। क्लियर? तो ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, और अभी आपने देखा था उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे ये बी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त है जो कि फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। क्लियर? इसकी गहराई जो है वो 11,033 मीटर है और इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। यानी ये जो मेरियाना गर्त है इसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। और प्रशांत महासागर में ये जो है खाई उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। ये कैसे फैली हुई है? उत्तर दक्षिण दिशा में। और ये जो चैलेंजर गर्त है ये कहाँ पर अवस्थित होगा? तो याद रखेंगे ये उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। और किस तरह से ये फैली हुई है? उत्तर दक्षिण दिशा में। क्लियर? ये बात स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ पर? कैलिफोर्निया राज्य में। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो डेथ वैली है ये कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो डेथ वैली है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला और गर्म रेगिस्तानी भाग है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अति गहरी महासागरी द्रोणियां कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा अति गहरी महासागरी द्रोणियां कहां पर? तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
तो देखिए गर्त महासागरीय तली के लगभग 7% भाग पर फैले हुए हैं। क्लियर, ये तो स्पष्ट हो गया। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। अभी चर्चा भी हो चुकी है। एक बात और याद रखिएगा, इसकी गहराई 11,033 मीटर है। इसके बाद टोंगा गर्त आता है, जिसकी गहराई 10,882 मीटर है और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। क्लियर, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है। तो देखिए इस पे चर्चा हो चुकी है। क्लियर, हमने आपसे कहा था कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और देखिए यहां पर दिया भी है, ये दूसरी बार चर्चा आ चुकी है। मैंने स्टार्टिंग में जब अटलांटिक महासागर बताया था तो उसी समय मैंने आपको डिटेल में इस बात को बताई थी। जैसे चैलेंजर उभार, तो देखिए चैलेंजर उभार के बारे में मैंने आपसे बताया था कि जो भूमध्य रेखा के उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक को क्या कहते हैं, डाल्फिन उभार, और दक्षिण में उसे चैलेंजर उभार कहते हैं। क्लियर, यानी डाल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर में और चैलेंजर उभार कहां पर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। क्लियर, तो ये तो स्पष्ट हो गया। विविल टॉम्सन कटक की बात करें तो ये मैंने आपसे बताया था कि आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो मध्य अटलांटिक कटक है इसी को विविल टॉम्सन कटक कहा जाता है। यानी ये सभी मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित है। एक बात और मैंने आपसे कही थी, टेलीग्राफिक पठार, ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड के दक्षिण में ये कटक और चौड़ा हो जाता है, मध्य अटलांटिक कटक ये और चौड़ा हो जाता है, इसी को टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। क्लियर, तो ये सभी टर्म्स याद रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये करगुलेन गासबर्ग कटक जो है ये मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए करगुलेन गासबर्ग कटक जो है ये हिंद महासागर में, इसको भी ध्यान रख लेंगे। करगुलेन गासबर्ग कटक कहां पर, हिंद महासागर में, और बाकी चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार, विविल टॉम्सन कटक ये सभी कहां से, मध्य अटलांटिक कटक में, और मैंने इसको डिटेल में आपको बता दिया है। क्लियर, अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है जल संधियां। यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है कौन सा जल संधि, तो आपको पता है कौन सी, पाक जल संधि। यानी यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करती है, पाक जल संधि अलग करती है। क्लियर, देखिए आपको पता है कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच ये पाक जलडमरू मध्य स्थित है, और जो इन दोनों देशों को अलग करती हैं, याद रखिएगा ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। क्लियर, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो पाक जलडमरू मध्य है ये क्या करेगी, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई जो है वो 53 से 80 किलोमीटर है। क्लियर, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बाब अल मंदेव ये जो जल डमरू मध्य है ये इसके संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए जा रहे हैं, इसमें कौन सा कथन सही है। पहला लिख रहा है कि बाब अल मंदेव जल डमरू मध्य ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखेंगे कि बाब अल मंदेव जल डमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अगला कह रहा है कि ये सूडान और यमन के बीच स्थित है। तो देखिए अगर हम बात कर लें कि ये किसके बीच है, तो याद रखिएगा ये यमन और अफ्रीका की सिंह, क्लियर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में है। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्लियर है, और आपको पता है कि अफ्रीका की सिंह में कौन कौन आते हैं, इसमें इथियोपिया आएगा, इरिट्रिया आ जाएगा, सोमालिया आ जाएगा और जिबूती आ जाएगा। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आइए जरा डिटेल पार्ट को भी देख लेते हैं। ये जो बाब अल मंदेव जलडमरू मध्य है ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, ये सही है। ये यमन और अफ्रीका की सिंह के बीच स्थित है, और अफ्रीका की सिंह का मतलब जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। क्लियर है, इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये बात भी आप स्पष्ट ऐड कर लीजिए, इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्लियर, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सा जल डमरू मध्य है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करने वाला जो जल डमरू मध्य है वो कौन सा है, बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा है, बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये बात स्पष्ट तौर पर आपको पता हो गई कि बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अगर हम बात कर लें जल डमरू मध्य की तो याद रखिएगा ये दो विस्तृत भूखंडों के मध्य स्थित एक सकरा जली भाग होता है। क्लियर है, जो बड़े जल निकायों को एक दूसरे से जोड़ता है। यानी जो जल डमरू मध्य होता है ये जली इकाइयों को जोड़ता है और स्थल खंडों को अलग करता है। जैसे अगर बात कर लें पाक जल डमरू मध्य की, तो पाक जल डमरू मध्य आपने देखा कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्लियर है, और आपने ये भी देखा था कि जो पाक जल डमरू मध्य है ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। क्लियर है, अगला दिया है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये क्या है, मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थित है। क्लियर है, अगला है मलक्का जल डमरू मध्य। देखिए मलक्का जल डमरू मध्य के मत क्या है, सुमात्रा को मलाया से अलग करता है। क्लियर है, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया के भौगोलिक स्थिति के बीच है।
अगर हम बात कर लें कि किसको जोड़ता है मलक्का जलडमरू मध्य, तो याद रखिएगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है मलक्का जलडमरू मध्य। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि डोवर जल संधि जोड़ती है, तो देखिए जो डोवर जल संधि है ये किसको जोड़ती है, तो ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही जगह। जोड़ती है पूछा गया, यानी कोई दो जल संधि आपस में जोड़ी जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। क्लियर है? यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि डोवर जल संधि के बारे में आपने ये तो देख लिया कि दो जली भाग को जोड़ रही है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, और ये कहाँ पर स्थित है, किसके मध्य में, तो याद रखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। कौन? डोवर जल संधि। अगर हम यहाँ पर कुछ और जल संधियों को देख लें, जैसे मलक्का जल संधि, अभी हम लोगों की बात हुई थी कि जो मलक्का जल संधि है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, और मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है, तो याद रखेंगे अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। वही बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि क्या है, तो याद रखेंगे अलास्का और रूस के बीच स्थित है, और ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। क्लियर है? तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को कौन जोड़ती है, बेरिंग जल संधि। क्लियर है? आगे देखिए, अगर हम बात कर लें डेविस की, डेविस जल संधि की, तो याद रखेंगे डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है, और डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्पष्ट हो गया? अगर हम बात करें जिब्राल्टर जल संधि की, तो देखिए जिब्राल्टर जल संधि जो है ये स्पेन और मोरक्को के बीच में, ये आप जानते हैं, ये किसको जोड़ता है, तो याद रखेंगे जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। क्लियर हो गया? अगला है सुंडा जल संधि, तो याद रखिएगा ये कहां पर, इंडोनेशिया, और ये याद रखिएगा सुंडा जल संधि जो है ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ते हैं। इसी तरह अगर बात कर लें हरमुज को, तो हरमुज कहां पर, ये संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच, और हुरमुज कहां पर है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। क्लियर? अगला है मक्सर, तो याद रखिएगा ये कहां पर, इंडोनेशिया में, और जावा सागर और सेलिबीस सागर के को जोड़ता है। क्लियर? जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ता है कौन, मकसर। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो अभी आपने पढ़ा है कौन है, जिब्राल्टर जल संधि। अभी आपने पढ़ा है कि स्पेन और मोरक्को। क्लियर है? तो देखिए जिब्राल्टर जल संधि क्या है, यूरोप को क्या करता है, अफ्रीका से अलग करता है। क्लियर? यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो जिब्राल्टर जल संधि है ये यूरोप की स्पेन और अफ्रीका की मोरक्को के बीच स्थित है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए वही प्रश्न है लेकिन पूछने का तरीका बदला है, यहाँ पर आप सीधे सीधे महाद्वीप के संदर्भ में पूछ लिया, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूरोप में क्या है, स्पेन, और मोरक्को अफ्रीका में, तो ये इन दोनों महाद्वीप को अलग करेगा। दूसरी बात याद रखिएगा, इस पर आधिपत्य किसका है, यूके का आधिपत्य है। और अगर हम बात कर लें बास जल संधि की, तो याद रखिएगा बास जल संधि जो है ये कहाँ पर है, तो ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। इसी तरह से जो डोवर जल संधि है ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है। बेरिंग जल संधि की बात करें तो रूस और अमेरिका के अलास्का प्रांत के बीच में स्थित है, यानी जो बेरिंग जल संधि है ये रूस और अमेरिका के अलास्का प्रांत के बीच स्थित है। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा कि अगर बात करें बास्पोरस जल संधि की, तो याद रखेंगे काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है बास्पोरस जल संधि। क्लियर? तो ये बात सभी याद रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है, तो देखिए चर्चा हो चुकी है, आपसे ये बात हो चुकी है कि जो हॉर्मुज संधि है ये क्या करती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ऑप्शन देख लीजिए, विकल्प बी यहाँ पर दिख रहा है कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो आपकी हॉर्मुज जल संधि है ये कहाँ पर है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच में हॉर्मुज जल संधि। अगर हम बात कर लें वास्पोरस जल संधि की, तो याद रखिएगा मरमरा सागर और काला सागर के बीच में, मरमरा सागर और काला सागर के बीच में क्या है, वास्पोरस जल संधि है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें डार्डेन लीज जल संधि, तो ये जो डार्डेन लीज जल संधि है ये मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में डार्डेन लीज जल संधि है। क्लियर? इसी तरह हम अगर बात कर लें बाब अल मंडेब जल संधि की, तो याद रखेंगे बाब अल मंडेब जल संधि जो है ये किसके बीच में है, अरल सागर और लाल सागर के बीच में, यानी यमन जिबूती के बीच में। क्लियर? तो स्पष्ट हो गया कि बाब अल मंडेब जल संधि कहां पर है, तो ध्यान में रखना है कि अरब सागर और लाल सागर के बीच में। अगला दिया गया है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि कहां पर है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में, यानी स्पेन और मोरक्को के बीच में। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे, केवल इतनी ही जल संधि अगर आप याद रखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न जल संधि से संबंधित गलत नहीं होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आइए, यहां पर पहला दिया है जोहोर जल संधि। देखिए जो जोहोर जल संधि है ये कहां पर है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में, लेकिन यहां पर सिंगापुर सुमात्रा का है, यानी यही सुमेलित नहीं है।
ध्यान रखेंगे जोहोर जल संधि कहाँ पर है? सिंगापुर और मलेशिया के बीच में। अगला है मलक्का जल संधि, ये तो कई बार हो चुका है कि मलक्का जल संधि कहाँ है? मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, ये सही है। सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा के बीच में। और मकस्सर जल संधि ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे काली मंतान और सुलावेसी के बीच में। क्लियर है? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप देखिए यहां पर जरा इस चार्ट के माध्यम से भी देख लीजिए कि जो जहोर जल संधि है ये सिंगापुर और मलेशिया के बीच में, मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा के बीच में, मकस्सर जल संधि कालीमंतन और सुलावेशी के बीच में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो देखिए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? पनामा नहर। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे कौन सी नहर? पनामा नहर प्रशांत महासागर और किसको? अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और सागर की बात कर लें तो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर जो कि कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में, इसको कौन जोड़ती है? पनामा नहर। क्लियर? तो ये स्पष्ट याद रखेंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर के तट पर पनामा और कैरेबियन सागर के तट पर कोलोन पत्तन स्थित है। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला जो दिया है स्वेज नहर, तो स्वेज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ध्यान रखेंगे स्वेज नहर क्या है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसी तरह बात कर लें कील नहर की, तो याद रखेंगे कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। क्लियर है? और बेलेंड नहर तो याद रखेंगे ये इरी और ओंटोरियो झील के बीच में स्थित है। किसके बीच में? इरी और ओंटोरियो झील के बीच में बेलेंड नहर स्थित है। क्लियर? तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य है? तो याद रखेंगे लोम्बोक जलडमरू मध्य कहां पर है? तो याद रखिएगा बाली और लोम्बोक के बीच में, यानी यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। लोम्बोक जलडमरू मध्य कहां पर है? बाली और लोम्बोक के बीच में। क्लियर है? देखिए यहां पर जरा डिटेल में कर लीजिए लोम्बोक जलडमरू मध्य को। याद रखिएगा लोम्बोक जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और ये इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीप के मध्य स्थित है। और याद रखिएगा यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो जल डमरू मध्य होता है ये एक सकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्री क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। क्लियर? तो लोम्बोक जल डमरू मध्य के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीप के बीच स्थित है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर है खाड़ी एवं द्वीप समूह। क्लियर है? अगली क्लास से यहाँ से कंटिन्यू किया जाएगा। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।